हेलो फ्यूचर नर्सेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और इसी को कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए मैं लेकर के आई हूँ एक नया टॉपिक जो कि बहुत ही फैमिलियर है, सबको पता होना चाहिए, और अगर नहीं है तो अभी पता कर लो। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन। मेंस्ट्रुअल हाइजीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसके साथ साथ ये हमारे डेली लाइफ में, डेली रूटीन में ऐड भी होना चाहिए, क्योंकि इससे किसी और का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये पर्सनली फीमेल्स के लिए, मतलब कि जो मीनोपॉज से पहले और प्यूबर्टी के बाद, ये जो रिप्रोडक्टिव एज वाला टाइम होता है, इसमें ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है, बहुत ही वाइटल रोल है इसका। तो इसके लिए आज हम देखेंगे कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या है, उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, और मेंसेस के टाइम पे हमें क्या क्या ख्याल रखना है, कैसे क्लीननेस मेंटेन करनी है। इसके साथ साथ अगर मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन नहीं होता है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, तो इससे क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। पहले देखें कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या है। सो मेंस्ट्रुअल हाइजीन is the principle of maintaining cleanliness of the body during menstrual flow। मतलब कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन एक प्रकार का प्रिंसिपल है या फिर एक प्रिंसिपल है जो कि मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम पे बॉडी की हाइजीन, क्लीनलीनेस को मेंटेन करके रखा जाता है। और उस क्लीनलीनेस को हम मेंटेन कैसे करेंगे, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले इसको हम पॉइंट वाइज देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट है, इसमें हमें क्या क्या मेंशन करना है और इसमें क्या क्या हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट आता है, हाउ टू कीप योरसेल्फ क्लीन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। मतलब कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे वो फीमेल जिसको मेंस्ट्रुएशन हुआ है उसको क्लीन कैसे रखना है, वो अपने आप को कैसे क्लीन रखेगी। तो इसमें जो हमारा सबसे पहले मेन फोकस आता है वो ये आता है कि जो भी हम क्लोथ्स यूज कर रहे हैं, क्लोथ इन द सेंस कि चाहे वो एज अ सैनिटरी पैड यूज कर रहे हैं, या फिर जो हम क्लोथ पहनने के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर हम जैसे रह रहे हैं, जो हमारा लाइफ स्टाइल है, जो हमारा खान पान है। वैसे तो बेसिकली ये माना जाता है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इतने ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, इतना ज़्यादा बॉडीली चेंजेस होता है कि जो डेली लाइफ स्टाइल है, जो डेली वर्क है, वो भी हम नहीं कर पाते हैं। ये तो फैक्ट है। बट बाकी जो भी आपका डेली रूटीन इंटरप्ट हो रहा है उसको आप रहने दीजिए, वो इंटरप्ट हो चलेगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रिलेटेड टू योर बॉडी, रिलेटेड टू योर क्लीनिनेस, ये मेंटेन होना चाहिए। इसमें कोई भी इंटरप्शन या फिर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और उस कॉम्प्रोमाइज़ के मामले में सबसे पहले आता है हमारा बाथिंग पैटर्न। तो वैसे तो हम बड़े बुजुर्गों से या फिर जनरली जो भी सोशल स्टिग्मा है, तो उससे हम ये सुनते आते हैं कि स्टार्टिंग के 3 डेज हमें बात नहीं लेना है, हमें नहाना नहीं है। तो देखो इसका भी एक साइंटिफिक रीज़न है। नहाना नहीं है का मतलब ये है कि एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है, जो हमारा कोर टेम्परेचर होता है, आई होप आप लोग को कोर टेम्परेचर के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं बताती हूँ कि हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर, 2 प्रकार का टेम्परेचर होता है। फंडामेंटल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक होता है कोर टेम्परेचर, एक होता है सरफेस टेम्परेचर। सरफेस टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि जो हम फीवर के टाइम पे या फिर ऐसे जो हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर हम मॉनिटर करते हैं वो हमारे बॉडी के सरफेस से, मतलब कि जो भी हमारा स्किन है या फिर बाहरी तरीके से। इसके साथ साथ जो आप ओरली थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करते हैं, एक्सिलरी टेम्परेचर चेक करते हैं, ये सारा कुछ हमारा सुपरफिशियल बोल सकते हैं या फिर सरफेस टेम्परेचर होता है। बट जो कोर टेम्परेचर होता है, तो कोर टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि हमारे इंटरनल ऑर्गन के टेम्परेचर, जो हमारे ऑर्गन है, जो हमारा हार्ट है, स्टमक है, यूट्रस है, यूट्राइन वॉल है, तो हमारे अंदर जो हमारे ब्लड वेसल्स में, हमारे बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है, तो ये कभी भी हमारा इंटरनल टेम्परेचर एक्सटर्नल टेम्परेचर से डिफरेंट होता है, या बोल सकते हैं कि इंटरनल टेम्परेचर कभी भी ज़्यादा आता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर आप देखो, तो अगर आप ओरल टेम्परेचर लेते हैं, तो ओरल टेम्परेचर आपका जितना आता है आप एक बार नोट डाउन करिए, और एनल टेम्परेचर, जो कि रेयर केस है, एनल टेम्परेचर जल्दी कोई लेता नहीं है, ये कुछ इंडिकेशंस है जिसमें लिया जाता है।
तो अगर इनर टेम्परेचर देखेंगे आप, तो इनर टेम्परेचर कभी भी ओरल टेम्परेचर से ज़्यादा आएगा। वो ज़्यादा इसलिए आता है कि जो थर्मोमीटर होता है वो थोड़ा सा बॉडी के अंदर इंसर्ट होता है और उसे हमारा जो भी रेक्टम है, रेक्टम के टेम्परेचर का पता लगता है। तो इसलिए जो कोर टेम्परेचर होता है वो हमारे बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन का टेम्परेचर होता है और जो सरफेस टेम्परेचर होता है वो हमारे बॉडी का रूम टेम्परेचर, जो हम जहाँ जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो टेम्परेचर होता है। तो हम अपने टॉपिक पे कम बैक करते हैं। तो बेसिकली हम जो ये मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ना नहाने वाला, नो बाथिंग वाला पैटर्न है, इसको मैं क्लियर करना चाहूँगी कि पीरियड्स के टाइम पे जनरली अगर आपको बोला जाता है कि आपको 3 डेज बात नहीं करना है, तो ये बिल्कुल गलत है आपके बॉडी के, आपके पर्सनल हाइजीन के हिसाब से। ठीक है, तो इसको हम पहले साइंटिफिक रीजन से समझेंगे कि ये सही बात है, क्योंकि जो हमारा बॉडी है, जो हमारा इंटरनल ऑर्गन है, मतलब बेसिकली इंटरनल को छोड़ दो, गोली मारो, तुम आ जाओ यूट्रस पे। एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन यूट्रस का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है, और अगर आप बाहरी तरीके से, मतलब कि अगर आप नहा रहे हैं, अगर आप ठंडे पानी का यूज़ कर रहे हैं बाथिंग के लिए, तो उस टाइम पे ये होता है कि जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है। इम्बैलेंस होने की वजह से जो ब्लड फ्लो होता है वो कम हो जाता है। ब्लड फ्लो कम इसलिए होता है क्योंकि क्लॉटिंग होने के चांसेस होते हैं, जो कि और ज़्यादा पीरियड क्रैम्प्स वगैरह करता है। तो इस बात का तो ये क्लियर हो गया कि ये सही बात है। एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन हमें, अगर हम ठंडे पानी से नहा रहे हैं तो उसमें दिक्कत कर रहा है। मेन चीज़ आता है हमारा सर्द होने का। एक तो हम लड़कियों का एक सबसे बड़ा ये है, बाल भले इतना रहे लेकिन सर्द होना है, नहाना है, तो इसमें अलग ही टाइम लगता है। और ये सही बात है कि ये बॉडी के टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो अब हम इसका तोड़ कैसे निकालें, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप 3 दिन तक नहा ही नहीं रहे हैं। ठीक है, और अगर नहीं नहा रहे तो फिर अब ये सोचो कि तुम्हारे बॉडी का क्या हाल होगा। ठीक है, तो हाँ, तो इसलिए जो ये नहीं नहाने वाला पैटर्न है, इसका 2 काम है। आप वार्म वाटर से नहाइए, गुनगुना पानी से नहाओ। इसके साथ ये है कि 3 दिन तक आप अवॉइड कर सकते हैं सर्द होना। आप शैम्पू मत करो, 3 दिन तक शैम्पू नहीं करना है। वार्म वाटर से आप नहा सकते हैं। अगर गर्मी का दिन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठंड है तो वार्म वाटर यूज़ कर लो। लेकिन ये नहीं नहाने वाला जो मिथ है इसको हटाओ। तो पर्सनल हाइजीन का, मेंस्ट्रुअल हाइजीन का जो सबसे मेन पॉइंट है ये है कि डेली बाथ लेना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कोशिश करो कि 24 आवर्स में कम से कम 2 टाइम्स, मॉर्निंग और इवनिंग, मॉर्निंग नाइट आप कर सकते हैं, वार्म वाटर से आपको हाइजीन मेंटेन करना है, यानी कि आपके जेनाइटल्स को वॉश करना है। वैसे तो कई जगह ऐसे देखते हैं हम लोग, ऐसे जानते हैं और बताया भी गया है कि वैसे सोप वगैरह यूज़ करना अलाउ नहीं होता है जेनाइटल ऑर्गन्स के पास, इसलिए क्योंकि उससे जो है पीएच डिस्टर्ब होता है। तो वैसे तो आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, तो मैं उसका किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट आप कुछ नहीं करें तो वार्म वाटर यूज़ कर सकते हैं। वार्म वाटर यूज़ करिए 24 आवर में 2 टाइम्स, मॉर्निंग इवनिंग। इससे ये होगा कि पहली बात तो फॉल स्मेलिंग आती है या फिर जो भी वजाइनल डिस्चार्ज वगैरह हैं उससे आपको राहत मिलेगा। इसके साथ साथ ये है कि जो भी कोलोनाइजेशन है बैक्टीरिया, फिर बैक्टीरियाज वगैरह का, तो ये सारे इन्फेक्शन से आपको रिलीफ मिलेगा। दूसरा, ये तो हमारा हो गया ये बाथिंग और वॉशिंग वाला। दूसरा पॉइंट ये आता है कि हमें पीरियड में और क्या क्या क्लीननेस रख सकते हैं। तो उसका ये होता है कि पहली बात तो आजकल जो भी क्लोथ्स यूज़ करते हैं तो उन सबको अवॉइड करना है, क्योंकि अभी तो सैनिटरी पैड्स वगैरह आ गए हैं। बट सैनिटरी पैड्स में भी यूज़ करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी एक्सपायरी डेट वगैरह है वो तो आप देखते हैं, लेकिन सैनिटरी पैड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कभी भी 4 to 5 आवर्स, उससे ज़्यादा आपको एक सैनिटरी पैड कैरी नहीं करना है। बाकी उससे पहले आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ब्लड फ्लो, बट 5 आवर से ज़्यादा हमें उसको एक्सप्लोर नहीं करना है, उसको कैरी नहीं करना है। ठीक है, उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहना है। इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। देखो, पहली बात तो
हाइजीन मेंटेन रहेगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी रैसेस वगैरह होते हैं रैसेस नहीं होंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक अगर आपकी स्किन के कांटेक्ट में आता है, इससे ये होता है कि जो भी स्किन रैसेस आ जाते हैं, इचिंग होने लगता है, तो इन सारी चीज़ों से राहत मिलेगा। नेक्स्ट थिंग ये है कि अगर आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉटन वगैरह यूज़ करते हैं, या फिर आजकल मार्केट में बहुत सारा रीयूजेबल चीज़ें आ गई हैं जो वन टाइम यूज़ नहीं है, तो अगर पहले बात हम इस पे आते हैं कि रीयूजेबल वाली चीज़ें, जो भी रीयूजेबल प्रोडक्ट्स हैं उनको आपको क्या करना है कि जब तक आप उसको वॉश नहीं करते हैं तब तक आप उसको पैक करके रखिए। पैक करके इन द सेंस कि पॉलीथीन वगैरह में, पैकेट में, टिश्यू में, जो भी जैसे रखना है वैसे रखिए। उसके बाद से उसको क्लीन करिए अच्छी तरीके से, जो भी डिटर्जेंट सोप जो भी आप लोग यूज़ करते हैं। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जो क्लॉथ है वो सनलाइट में सूखना चाहिए, सनलाइट जाना चाहिए उस पर, ताकि जो भी उसमें बैक्टीरियाज वगैरह या फिर जो भी इन्फेक्शन है वो क्लियर हो जाए। या फिर अगर ऐसा है कि सनलाइट की एब्सेंस है जैसे कि ठंड वगैरह में, आप उसको आयरन कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा पर्सनल हाइजीन। इसके साथ साथ एक बहुत मेन पॉइंट बताना चाहूँगी कि कभी भी डचिंग नहीं करना चाहिए, डचिंग अवॉइड करना चाहिए। अब ये कि डचिंग क्या होता है तो बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत लोगों को नहीं पता है। तो डचिंग मतलब ये होता है कि किसी भी लिक्विड का डायरेक्ट प्रेशर पड़ता है जेनाइटल्स पे। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल के लिए मैं ले लूँगी कि जो जेट होता है, टॉयलेट जेट, तो जो टॉयलेट जेट होता है उसका स्प्रे बहुत हार्ड होता है, और स्प्रे डायरेक्टली हमें जेनाइटल ऑर्गन्स पे नहीं रखने हैं, स्प्रे नहीं करना है। इससे ये होता है कि वो फोर्स करता है आपके जो भी कोलोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरियाज हैं जेनाइटल्स एरिया में, उसको डायरेक्टली यूट्रस तक सेंड करता है, वो अपने जो भी लिक्विड है, मतलब कि जो भी वाटर का प्रेशर है उस प्रेशर के साथ। तो इसलिए डचिंग हमेशा अवॉइड करना है, ठीक है। इसके साथ साथ एक और चीज़ ये है, सॉरी कि पहली बात तो ये हमें डचिंग अवॉइड करना है। क्लीनलीनेस को मेंटेन करने के लिए एक जो लास्ट वन पॉइंट मैं बताऊंगी वो ये है कि कभी भी अगर आप वॉश कर रहे हैं जेनाइटल्स, तो जेनाइटल एरिया को वॉश करते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखना है कभी भी कि जो आपका वॉश करने का मैनर है, मतलब जो आपके हैंड का मैनर है, वो कभी भी एनल टू वजाइनल नहीं होना चाहिए, हमेशा वजाइनली ओपनिंग टू एनल ओपनिंग के तरफ होना चाहिए। क्योंकि अगर हम मेडिकली में देखें तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए ये आ रहे हैं कि कभी भी जब हम क्लीनलीनेस की बात आती है, क्लीनिंग की बात आती है, हाइजीन की बात आती है, तो हम हमेशा यही करते हैं कि जो इन्फेक्शन एरिया होता है वो लोअर टू हायर जाते हैं हम क्लीन करते हैं। तो अगर सोचो कि हमारे हाथ पे ज़्यादा इन्फेक्शन है, अगर हमारा हाथ कंटामिनेटेड है और अगर हम हैंड वॉश कर रहे हैं, तो अगर हम ऐसे करेंगे तो क्योंकि इधर कम कंटामिनेशन है, इधर इन्फेक्शन कम है, तो यहाँ से इन्फेक्शन इधर हम और ज़्यादा फैला रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर इधर इन्फेक्शन है और अगर हम वॉश कर रहे हैं तो कभी भी जो वाइप होगा वो यहाँ से इधर आएगा, ठीक है। क्योंकि इधर तो ज़्यादा है, थोड़ा सा क्लीन भी होगा, लेकिन इधर फिर ये एरिया दोबारा से जो इन्फेक्शन वाला एरिया है वो इधर से इधर नहीं जाना चाहिए। तो इसी मैनर को ध्यान में रखते हुए कभी भी अगर हम वॉश करते हैं जेनाइटल्स को, तो हमें हमेशा वजाइनली ओपनिंग टू एनल के साइड जाना है, एनल से वजाइनली नहीं आना है, ठीक है। तो ये तो था कि हम पीरियड के टाइम पे या फिर मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे क्लीनलीनेस कैसे मेंटेन रखें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है, हाउ टू डिस्पोज ऑफ द क्लोथ, पैड, कॉटन और टिश्यू। मतलब कि अब जो है कि हमने अपना पर्सनल हाइजीन तो मेंटेन कर लिया, बाकी एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचना है। एनवायरनमेंट के साथ साथ जो भी सैनिटरी पैड्स वगैरह हैं या फिर जो भी क्लोथ यूज़ किए हैं हमने, वो अगर बाहर एनवायरनमेंट में जा रहा है तो बाकी जो भी एनिमल्स हैं या फिर जो भी बच्चे हैं या फिर एनवायरनमेंट का जो इन्फेक्शन है वो क्या, उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे, एनवायरमेंटल हाइजीन कैसे मेंटेन करेंगे। तो इसके लिए हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो यूज पैड्स हैं या फिर क्लोथ्स हैं उनको हम कैसे डिस्पोज करेंगे। तो इसका सबसे बढ़िया मैनर है, इफ़ यू आर यूजिंग द सैनिटरी पैड, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि सैनिटरी पैड को, वैसे अब तो उसके साथ पेपर आने लगा है, अगर पेपर नहीं है तो आप उसको एक पेपर में रैप करेंगे। पेपर में रैप इसलिए करना है कि आप उसको एक क्लीन एरिया देते रहे हैं होल्ड करने का या फिर जो भी है फेंकने का, ठीक है। तो पहले आप उसको सही मैनर में पेपर में उसको पैक करेंगे या फिर पेपर में उसको रैप करेंगे। इसके बाद से उसको
डस्टबिन में डाल दीजिए। अगर आप डस्टबिन में नहीं डालते हैं, जैसे कि जो भी रूरल एरियाज़ वगैरह हैं, तो अगर आप बाहर एनवायरनमेंट में या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी बाहर डिस्पोज कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ईजी होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जानवर वगैरह होते हैं, बच्चे होते हैं, खेलते हैं, जानवर घूमते रहते हैं, तो उसको खोलते हैं, उठाते हैं, ले जाते हैं, तो ये इन्फेक्शन पूरा एनवायरनमेंट में फैलता है, फिर बोल सकते हैं आप बच्चों में फैलता है, जानवर परेशान होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है और बहुत सूटेबल तरीका भी है, ताकि हाइजीन को मेंटेन रखा जाए। तो उसको पेपर में रैप करना है और उसको क्या करना है, डिस्पोज कर देना है। तो ये सबसे बढ़िया मैनर होता है सैनिटरी पैड को डिस्पोज करने का। ये नहीं है कि हाँ कहीं भी ऐसे फ्लश कर दिया, फ्लश कभी भी नहीं करना है, ब्लॉकेज हो सकता है। अगर आप इधर उधर फेंकेंगे, बाहर फेंकेंगे, तो उससे इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, एनवायरमेंटल अनहाइजीनिक हो जाता है। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है पोटेंशियल रिस्क टू हेल्थ ऑफ पुअर मेंस्ट्रुअल हाइजीन। अब जो रिस्क क्या है कि यदि हमने मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन नहीं रखा, तो उसके पास ही क्या पोटेंशियल रिस्क हो सकते हैं, हमारे बॉडी को क्या हानि हो सकता है। तो हानि में देखें तो आप जो भी डिसएडवांटेजेस हैं वो ये हो सकता है, सबसे पहले कि हमें इन्फेक्शन होगा। ऑब्वियसली इन्फेक्शन इसलिए होगा क्योंकि हमने मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन नहीं करा, हमने टाइम से वॉशिंग नहीं की, हमने टाइम से बाथिंग नहीं की, इसके साथ जो भी स्टेप्स थे हमारे सैनिटरी पैड्स के यूज़ करने का वो हमने फॉलो नहीं किया, डिस्पोजेबल हमने अच्छे से नहीं किया। तो इन सारी चीज़ों से सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन होने के चांस हैं, और वो इन्फेक्शन ये नहीं है कि सिर्फ यूटीआई होगा, यूटीआई वाला कोई चांस नहीं है। यहाँ पे जो भी इन्फेक्शन है वो डायरेक्टली आपके यूट्रस तक फैलता है, और अगर कोई भी इन्फेक्शन यूट्रस तक फैल गया तो आपको पता है कि पूरा सेप्सिस का फॉर्म हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि उस इन्फेक्शन की वजह से जो भी मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटी आती है वो हो जाता है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलर हो जाता है। इसके साथ ऐसा होता है कि जो इन्फेक्शन अगर ये बढ़ गया, तो इन्फेक्शन बढ़ने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। उसके साथ जो रिस्क फैक्टर है वो होता है इनफर्टिलिटी का। तो अगर आप डे बाय डे इसको देखें, तो जो आपका मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो आपका 10 मिनट ले रहा है, जो आपका थोड़ा सा टाइम ले रहा है और थोड़ी सी मेहनत, वैसे बीइंग अ गर्ल आई कैन अंडरस्टैंड हाउ दिस इज डिफिकल्ट टू मैनेज, बट एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है कि आपका अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ साथ आपको अपना मेंस्ट्रुअल हाइजीन भी मेंटेन करके रखना है। क्योंकि अगर हम अपना मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि ये हम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के लिए कर रहे हैं, ये हम अपने लिए कर रहे हैं। और ये जो आज का टॉपिक है ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हाँ मैं सिलेबस की वजह से उठा के लेके आई हूँ, ये मैं बस इसलिए उठा के लाई हूँ कि एक अवेयरनेस होना चाहिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी जैसे कि हम लोग बहुत सोशलाइज हो गए हैं, बहुत अवेयर हो गए हैं, हर इंसान हर कोई अवेयरनेस फैल गया है, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या फिर ऐसे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हो। लेकिन मैं ये चाहती थी कि पॉइंट वाइज मैं एक चीज़ बता दूँ कि हमें मेंटेन करना है, मेंटेन करना ये हम हर जगह सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमें मेंटेन कैसे करना है, उनकिन मेन चीज़ों को पॉइंट को हमें कंसीडर करना है, हमें ध्यान में रखना है। तो इसके लिए मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ। ठीक है, तो इसको भले आप अपने थ्योरीज के हिसाब से या फिर कंटेंट के हिसाब से देखो, लेकिन इसको डेली लाइफ में मेंटेन ज़रूर करके रखना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, देखेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू और मैरी क्रिसमस टू ऑल, एंजॉय करो।